ना 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 पास नहीं पागल हो, रिपल्शन समझो। ना 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 मतलब ये पेयर्ड है, इसकी लाइफ हैप्पी है, मुझे भी हैप्पी करना है। एक बार पेयर्ड होने के बाद ना सिंगल रहने में मजा नहीं आता, ठीक है। ये पहले किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, ठीक है। एक बार पेयर्ड होने के बाद सिंगल रहने में मजा नहीं आता। तो हमने लास्ट क्लास में नोबेल गैस के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए बहुत, अब 9th-10th में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, सुनना ध्यान से। नोबेल गैस, इनर्ट गैस पढ़ा था, यही पढ़ा था। इसी को क्या क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं। इसी को 0th ग्रुप बोलते हैं। इसी को 18th ग्रुप भी बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हैं? अब सुनिए, अब इसको अब हम लोग इनर्ट गैस हम लोग इसको नहीं बोलते। सुनिए ध्यान से, देखिए 9th-10th में हम सब चलता था। अब हम जैसे ही आगे बढ़े तो पता चला कि भाई साहब ये इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? सुनेंगे ध्यान से। इनर्ट गैस उसको बोला जाता है, या इनर्ट का मतलब होता है कि किसी से रिएक्ट नहीं करना। ये तो रिएक्ट करता है, ज़ीनॉन तो रिएक्ट करता है, इसके तो मॉलिक्यूल बनते हैं। बात समझ में कि नहीं आया? तो वो जो चीजें लिखी रहती है कि नोबेल गैस ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस, यही तो हमने पढ़ा था। तो वो तब तक सही लगता था जब तक इसकी फॉर्मेशन हमने नहीं देखा था, क्योंकि इनर्ट का मतलब ही होता है कि रिएक्ट नहीं करना। ये तो रिएक्ट करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। ये तो हमने इतने सारे मॉलिक्यूल देखे ज़ीनॉन के, देखे नहीं देखे? तो इसका मतलब अब हम इसे क्या बोलेंगे इसको? नोबेल गैस। क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस उसको बोलेंगे जो रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्ट करते हैं वो इनर्ट गैस नहीं, नोबेल गैस है। समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है। अब हीलियम के बारे में बोलेंगे तो हीलियम है, इनर्ट गैस भी है और नोबेल गैस भी है। हीलियम रिएक्ट करता ही नहीं किसी से। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये इनर्ट गैस भी है और नोबेल गैस भी है। अब पेपर में पूछ लिया, मैं लिख के दे रहा, 99.99% बच्चे गलती करेंगे। क्या ज़ीनॉन इनर्ट गैस है? आंसर है नो, इनर्ट गैस नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं है? ये तो 100% नहीं है, 99.99 बता रहा मैं, गलत करेंगे बच्चे, क्योंकि इनर्ट का मतलब ही नहीं सही से पता, और ये गलती होगी। अरे समझ में आएगी नहीं है? ये क्लियर सबको? तो ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब ये आते हैं कि अब केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो लिखिए क्वेश्चन, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो लिखेंगे अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए यहां पे समझे इस जगह पे, ये था केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। ये क्या था? केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन, कि किसी 2 एटम के बीच अट्रैक्शन हो रहा है तो वहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड क्या होता है अभी समझेंगे थोड़ी देर में। अभी क्या बोला कि 2 या 2 से ज्यादा एटम का बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। पहली बात समझ में आएगी नहीं आया? केमिकल बॉन्ड का मतलब। दूसरा पॉइंट लिखिए, टू गेन स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट है टू गेन स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं? तो लिखो हाउ टू अचीव स्टेबिलिटी। पहला पॉइंट लिखिए, टू कंप्लीट ऑक्टेट। टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टेबिलिटी अचीव करता है। यही बात बोली ना मैंने, अगर स्टेबिलिटी अचीव करना है तो ऑक्टेट क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट। मगर इसके तो ऑक्टेट पहले से कंप्लीट थे, ये तो इसके पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है ना, फिर भी यहां पे क्या कर रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब आता है कि अब हम और भी टर्म सीखेंगे कि यहां पे स्टेबिलिटी पाने के लिए और भी तरीके हैं। एक तो स्टेबिलिटी पाने के लिए पहला पॉइंट क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करें, या डुप्लेट भी लिख सकते हैं, और डुप्लेट भी कंप्लीट करें, क्योंकि हाइड्रोजन में डुप्लेट होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है? डुप्लेट। सेकेंड पॉइंट ये कहता है, अब थर्मोडायनेमिक्स से हम समझे थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है। अभी हम बाद में सीखेंगे इस चीजों को, थर्मोडायनेमिक्स होता है क्या है। अभी समझे थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है। थर्मोडायनेमिक्स कहती है, अगर मान लो कोई चीज को हम मानते हैं, किसी चीज को मान रहे हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड को मान रहे हैं सिस्टम, तो जो चीज को, जिस थिंग को मान रहे हैं वो सिस्टम होता है। जैसे मैंने इस चीज को माना, कंसीडर किया, व्हाइट बोर्ड को क्या कंसीडर किया हमने? सिस्टम कंसीडर कर लिया। तो ये सिस्टम है, तो इसको छोड़ करके सब सराउंडिंग होते हैं। समझे इस जगह पे क्या बोला? अगर मैं अपने आप को सिस्टम मान रहा तो बाकी लोग क्या हो गए? अगर इस मार्कर को मैं सिस्टम मान रहा तो सराउंडिंग में क्या हो गए?
सब लोग हो गए, मैं भी हो गया, सराउंडिंग में आ गए। अगर मार्कर सिस्टम है तो मैं क्या हो गया, सराउंडिंग। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है, सुना ध्यान से। अगर मान लीजिए जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है, क्या बोला मैंने, सिस्टम एनर्जी रिलीज करती है तो वो स्टेबल बन जाता है। बात समझ में आएगी नहीं है? क्या बोला मैंने, देखिए समझे इस जगह पे। अगर कोई सिस्टम एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, तो वो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। वो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका मतलब क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ में आएगी नहीं है? मैं सेकंड पॉइंट लिखिए, मैं लिखवा रहा, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स व्हेन सिस्टम रिलीज एनर्जी it becomes more stable. थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट भी सेम है। क्या लिखेंगे, when system absorb energy it become unstable। अब समझेंगे, एक छोटा सा लॉजिक समझा रहा, समझना। जैसे मान लो मैं जैसा भी दिख रहा सही दिख रहा, अगर मेरे पैर हाथ टूट गए, ठीक है, इन केस, खुशी देखो भाई साहब है, इमेजिनेशन है, ऐसे से सर हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है इन केस, ठीक है, तो मैं क्या फील करूंगा, अनस्टेबल फील करूंगा अपने आप को, दर्द रहेगा, ठीक है, दर्द रहेगा, कष्ट होगा, दुख, पीड़ा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, समझे। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सुनना ध्यान से, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी होगी रिलीज्ड। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब दो एटम पास आएंगे। जब दो एटम पास आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एटम अगर दूर जाएगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं। जब वो पास आएगा तभी तो फॉर्मेशन होगा। अब वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा पास, फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर एक एटम दूसरे एटम को बोल देगा मैं नहीं आ रहा पास, ना मैं नहीं, ठीक है, तो कैसे फॉर्मेशन होगा? अगर मैं बोलूं कहाँ चला गया हीलियम, हीलियम की मैं बात करूं, हीलियम की बात करूं, दो हीलियम आपस में खड़े हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, बोलो आओगे पास, बोलो ना 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 नहीं आ सकते, इनर्ट गैस, वी आर इनर्ट गैस, ठीक है। क्या बोलेगा, वी आर इनर्ट गैस, पॉसिबल नहीं है। एक हीलियम दूसरे हीलियम को क्या बोलेगा, मना करेगा, ना 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 पास नहीं, पागल हो, रिपल्शन, समझो, ना 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 ना, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक दूसरे को इनर्ट गैस जो है, हीलियम जो है, हीलियम एक दूसरे को मना करेगा आपस में आने के लिए, हम क्लोज नहीं आ सकते हैं, उसको समझाना चाह रहा। अगर क्लोज आ गए तो अनर्थ हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? तो ये बात समझे इस जगह पे। तो यही समझाना चाह रहा है कि देखिए यही बात बोलता है कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। मतलब दो एटम को एक तरह से ऐड किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां सीखा था, याद करिए, बताइए कहां सीखा था? एफिनिटी में सीखा था, सीखा था, सीखा था एफिनिटी में। ऐड करने को एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। न्यूट्रल एटम की बात करें तो देख, बोला था कि नहीं बोला था? याद आ रहा है कुछ? तो इसका मतलब अगर हम बॉन्ड का ब्रेक करेंगे, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं ठीक था, जब मेरी कोई भी चीज में डिफेक्ट आ गया तो मैं क्या हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया मेरे साथ, बॉडी क्या हो गया, ब्रेक हो गया मेरा। अब ब्रेक हो गया तो मैं अनस्टेबल फील कर रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, अब समझे इस जगह पे। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कोई सिस्टम है, अगर उसको एनर्जी दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकिंग, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। समझे इस जगह पे? जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो आपने भी बोला जब एनर्जी दी जा रही है, हाँ, तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, एनर्जी देंगे तो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन सर अगर एनर्जी रिलीज करेगा, समझे इस जगह पे, अगर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मतलब क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। सही बात समझ में आई नहीं है? क्लियर है? अरे समझ में आया कुछ क्या बोलना चाह रहा मैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पे हम ग्राफ भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, जेईई का क्वेश्चन इस पे बेस्ड, कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे बेस्ड। इसको लिख ले, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी एब्जॉर्ब में याद करो क्या था, साइन क्या था, प्लस या माइनस?
तो माइनस होता है और इसमें प्लस। एनर्जी एब्जॉर्ब में क्या होता है? एब्जॉर्ब प्लस, और रिलीज में क्या होता है? माइनस। पॉजिटिव में एनर्जी एब्जॉर्ब, अरे निगेटिव में एनर्जी, और पॉजिटिव में एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव है तो, अगर एनर्जी रिलीज है तो एनर्जी एब्जॉर्ब है तो। बात समझ में नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे चले। हटा दूं? चलिए, मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, दोबारा रिपीट करना, करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ग्राफ देखने जा रहे हैं, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, देख लो, पहले लिखना बाद में। देखिए ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है, और ये क्या होता है? नेगेटिव। तो कहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? इस वाले से एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब या रिलीज? और नीचे वाले में रिलीज। और रिलीज हो रही है तो इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? रिलीज या एब्जॉर्ब में? बॉन्ड का फॉर्मेशन रिलीज में होना चाहिए। ये देखिए फिर से बोल रहा मैं, ठीक है, मैं कह रहा ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए ये वाला हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये लाइन देखो शांत, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी मैंने बोला था पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अभी याद, एब्जॉर्ब होगा ना, और नेगेटिव होगा तो रिलीज में फॉर्मेशन होता है या ब्रेकिंग होती है? तो फॉर्मेशन इसी लाइन में होगा ना, इस वाले में फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कहाँ होगा? यही होगा ना, ठीक है। तो ये ग्राफ देखें, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या? इनफाइनाइट है, मतलब कहीं दूर से एटम आ रहा है, ठीक है, और इस उम्मीद में आ रहा है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो कहीं दूर से एटम आ रहा है, कहीं दूर से एटम आ रहा है। अब जब एटम आएगा तो वहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जहां मैक्सिमम एनर्जी होगी। एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम एनर्जी किसकी? रिलीज की। किसकी? रिलीज की। तो मुझे बताओ इस पॉइंट में क्या हो रहा है? एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज या एब्जॉर्ब? इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे। तो मैक्सिमम किस में एनर्जी रिलीज हो रही है? किस पॉइंट पे? सबसे नीचे। तो ये हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है, इसको बोलते हैं अरे ये पॉइंट, ठीक है, कैसे मैक्सिमम दिखा? ठीक है, ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, ठीक है। अब सुनना, और ये हमारा क्या है? बॉन्ड एनर्जी। ये तो एनर्जी है मैक्सिमम, ऐसे ही चेक करते हैं ना, ठीक है। चलिए अब ये बात समझ में आ गया। अब समझे इस जगह पे, जब मैंने अभी क्या बोला, जस्ट अभी बोला मैंने, जब दो एटम पास आएंगे तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब ये दोनों पास आते हैं तो देखना, साथ सुनना ध्यान से, ये न्यूक्लियस बोलेगा और ये न्यूक्लियस बोलेगा भाई साहब मत आओ पास, रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या बोलेगा? रिपल्शन होगा, मत आओ पास, मत आओ। देखिए समझे इसे, कॉन्सेप्ट समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पास तो आना चाह रहे हैं, बट इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इसका प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस रिपल्शन। आ गया संकट वाली बात। अब तो कोई एटम का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ऐसे कोई भी एटम का ऐसे फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। अगर कोई भी एटम क्लोज आएंगे तो ये दोनों तो रिपेल करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये दोनों भी रिपेल करेंगे, दोनों तो रिपेल करेगा ही करेगा। अब आ गया संकट। तो बोलता है कि भाई साहब रिपल्शन करना ही क्यों? ये इलेक्ट्रॉन बोलता है इसको, अरे तुम इसके पास क्यों जा रहे हो? अगर जाना ही है तो मुझे जाने दो ना, अट्रैक्शन करने के लिए। अगर तुम्हें जाना है तो इसके पास जाओ ना, अट्रैक्शन करने के लिए। तो किसी भी एटम में जब अट्रैक्शन होता है तो इसके बीच और इसके बीच होता है अट्रैक्शन। बात समझ में नहीं आया? क्लियर सबको? अब इसके पास मत चले जाओ कि रिपल्शन करना स्टार्ट कर दे। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स रिपल्शन
हर एटम के बीच होता है। बात समझ में आई नहीं है? बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों होता है। अरे समझ में आएगी नहीं है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों होता है। बात समझ में आई नहीं है? दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है या मैं बोला, एक रुक जाओ, मैंने क्या बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच क्या हो, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। तो रिपल्शन ऑफ अट्रैक्शन दोनों केस में होगा जब फॉर्मेशन होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? और अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। बात समझ में आएगी? अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहे हैं दोनों केस में, मगर दोनों इनवर्सली हैं। अरे समझ में आएगी नहीं है? अब ये डायग्राम लिख लेंगे। बॉन्ड एनर्जी पॉइंट नहीं है, जब कोई पास आता है तो कुछ कुछ होता है, ठीक है, लिख ले। आगे क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। चलिए क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बताएं कौन सा होना चाहिए? H2 होगा। क्यों? बॉन्ड का फॉर्मेशन इसी में हो रहा है, तो स्टेबल यही होगा, एनर्जी इसी में रिलीज होगी। अरे बात समझ ही नहीं है? पूछा गया था ठीक है, हाँ मेंस ना मेन देखिए, समझे इस जगह पे क्या बोलना चाह रहा कि मैंने क्या बोला इस जगह पे? देखिए, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, डुप्लेट इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, और फॉर्मेशन किस में हो रहा है? इसमें। तो इसमें फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करेगा, जब एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करेगा तो मोर स्टेबल होगा वो। आए कि नहीं आए? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर ऑफ जे एडवांस में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, समझे इस जगह पे, जहां पे बॉन्ड तोड़ने में मैक्सिमम एनर्जी लगेगी। थर्मल मतलब हीट दिया और बॉन्ड ब्रेक किया, बात समझ में नहीं है? उसको बोल रहे हैं हीट देंगे, ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड टूटेगा ही। अब मैंने ऑर्डर दे दिया HClO, HClO2, HClO3, ये हर पेपर में आया है ऐसे देखा जाए, और HClO4। देखिए स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता तुम लोगों को, अभी फिलहाल मैं बता दूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब देख लो, इधर देखो, फिर पूछोगे डाउट। ये स्ट्रक्चर पहले से बता दिया मैंने, ठीक है, पहले से बता दिया, पहले से, इस पे दिमाग मत लगाना सर ये कैसे बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैंने बना दिया। अब देखिए, जिसके पास ज्यादा बॉन्ड होगा, जिसके पास ज्यादा बॉन्ड होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अरे बात इधर इधर ध्यान देना है। जिसके यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्लोरीन दिख रहा है सबको, इसमें बॉन्ड काउंट करें, इसमें एक बॉन्ड दिख रहा है, इसमें 3 बॉन्ड, इसमें 5 बॉन्ड, इसमें 7 बॉन्ड। तो जितना ज्यादा बॉन्ड दिखेगा, जितना ज्यादा बॉन्ड दिखेगा उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं है? तो थर्मल स्टेबिलिटी की ज्यादा किसकी होगी? ऑर्डर क्या होगा किसका? ऐसा कुछ होगा तो लिख ले। कितना आसान था, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे समझे। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक कोवेलेंसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवेलेंसी। लिखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। देख लिया? अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लूँ, एनसीईआरटी का ही है, क्लोरीन का एग्जांपल। ठीक है, देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है 1s2
2s2, ठीक है, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p5। ठीक है, दिख रहा है सबको? क्लियर है? अब देखिए यहां पे इसके बाद 3d ऑर्बिटल खाली होता है। 3d ऑर्बिटल खाली होता है, ये बात को समझे ध्यान से। बात समझ में आएगी नहीं है? 3d ऑर्बिटल क्या होता है? खाली होता है। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैं बोलूं यहां पे 3d ऑर्बिटल खाली होता है, रुक तो जाओ भी, ठीक है। अब देखिए हमें समझे इस जगह पे, अगर दिमाग में ये आएगा सर 3p के बाद तो 4s आता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन भरना होगा ना, फिल करना होगा, तब 4s लाएंगे, ठीक है। ये थर्ड शेल में तो ऑब्वियस सी बात है 3d तो खाली होगा। थर्ड शेल में कौन कौन सा सब शेल होता है? याद करें, n इक्वल टू अगर 3 है तो l क्या हो गया? 0, 1 और 2, मतलब 3s, 3p और 3d एग्जिस्ट करता है ना, तो इसलिए 3d लेंगे हम लोग। अरे समझ में आएगी नहीं है? बात करेंगे, पहले ये समझे 3d ऑर्बिटल होता है, ये समझ में आया सबको? आया कुछ सबको समझ में आ गया ये चीज? तो मैंने ये बोला कि इस यहाँ पे n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, क्वांटम नंबर में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पीछे वाला वीडियो देख ले, कोई इशू नहीं है। अगर भूल गए हैं तो उसमें 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d एग्जिस्ट करता है सब शेल, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3d सब शेल खाली होगा। 4s क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर रहे हम लोग, इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो 4s आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है सबको। अब आते हैं, अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। कोवेलेंसी क्या होगी? 1 होगी। बात समझ में आई चीज? अगर मैं बोलूं यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कितने अनपेड है? तो 1। अनपेड कितने हैं? 1। दिख रहा है 1, तो कोवेलेंसी कितनी है? तो 1। अब सुने ध्यान से, अगर मैं इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जो स्टेट दिख रहा है, कुछ जो नेचुरल स्टेट है जो हम करते आ रहे हैं, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट, सुना ध्यान, सुना क्या होता है। अब एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं तो सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं इस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा, सुना एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। अगर मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा तो मैं बगल वाले क्लास, सामने वाले क्लासरूम में पढ़ा सकता हूँ, बगल वाले क्लासरूम में पढ़ा सकता हूँ, कहीं पढ़ा सकता हूँ, मतलब यहीं कहीं पढ़ा सकता मैं। अगर मैं बोलूँ ऊपर पढ़ा सकता हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे पढ़ा सकता है ही नहीं, पढ़ा सकता हूँ मैं? नहीं। तो सेमी फ्लोर पे पढ़ा रहा ना मैं, सेमी फ्लोर पे क्या कर रहा मैं? पढ़ा रहा, ऊपर वाले फ्लोर पे पढ़ा नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं है? तो इसका मतलब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है अपने ही शेल के अंदर। अगर इस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। और 7 इधर से इधर मूव करे, इधर से इधर मूव करे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? लास्ट शेल में कहीं मूव करे, क्या दिक्कत है? दर्द है? अगर अपने घर में लड़ाई चल रही है तो पड़ोसी की क्या प्रॉब्लम? फिर भी आ जाते हैं कुछ लोग। बात समझ आई नहीं है? अरे बात समझ आई नहीं है? तो अपने ही शेल की मैं बात करूं, अगर इधर से इधर मूव कर लेंगे, दिक्कत क्या है? हाँ, बात समझ में आई चीज? ठीक है, अब समझे इस जगह पे। अब मैं क्या बोलना चाह रहा कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? अब सुनना ध्यान से, लिखना बंद करो, अब लिखना उतना नहीं है। समझे इस जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर गया, यहां पे आ गया, दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहां पे आ गया। अब मुझे पता है अनपेड कितने हो गए? कितने अनपेड है? 3 हो गए ना, 1, 2, 3। कितने अनपेड है? 3। तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर सबको? अगर मैं बोलूं यहां पे, अब देखिए फिर से देखिए यहां पे, अभी एक और एक्साइटेड स्टेट आएगा, सेकंड आएगा, ES सेकंड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा,
तो जब जैसे ही जंप करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो देखिए अब जाके कोवेलेंसी कितनी बनेगी, 5। कितनी बन रही है, 5। दिख रहा है सबको? अब देखिए ये भी पेयर्ड दिख रहा है, ये भी पेयर्ड, तो ये भी जंप कर सकता है। 6 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे 6 नहीं होगी, ठीक से काउंट किया करो। देखिए अपन पेड कितने, 6, फिर से 6, अरे काउंट नहीं करने आता, 6 छ है, 6 7 होगा। अब समझिए इस जगह पे जो मैं बताना चाह रहा हूं, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 5। यहाँ पे कितनी कोवेलेंसी, 5 है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट। देखिए हो क्या रहा था, अब देखिए 9th 10th में क्या पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था कि क्लोरीन जो है एक ही बॉन्ड बनाता है। कैसे, याद करें, अगर एक क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है ना, एक क्लोरीन के पास 7 है, ये इसके साथ शेयर, ये इसका साथ शेयर, यही सिखाया गया था ना, अब यही सीख के आए थे। अब ये सीख के आए थे एक बॉन्ड बनाता है। अब मैं ये बता रहा, अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे क्लोरीन 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है और 7 भी बनाता है। तो 1 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। बात समझ में आएगी नहीं है? अब हमने ये चीज सीखा कैसे, सुनना ध्यान से। अब ये कैसे सर लगा सर आपको कि एक बनाते, कोवेलेंसी से आपने पता कर लिया कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनेंगे। जी हाँ, मैंने क्लोरीन से पता, कोवेलेंसी से पता किया। कैसे, सुनना। देखिए क्या कहता है, सुनना ध्यान से। कहता है कि जो पेयर्ड है, ठीक है, जो पेयर्ड है भाई साहब, जो पेयर्ड है वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्यों बनाएगा, वो ऑलरेडी पेयर्ड। अब समझे इस जगह पे, अभी सुनेंगे ध्यान से। अभी जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा, जो पेयर्ड है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, हाँ या ना बताएं? नहीं। अब ये अनपेयर्ड है, जो सिंगल है, वही तो चाहता है कि बॉन्ड बनाना, वो तो तलाश में रहेगा कि कोई मिल जाए। बात समझ में आएगी नहीं आया? वो तलाश में होगा कोई मिल जाए जो सिंगल है। अरे समझ में आएगी नहीं आया? वो क्या चाहेगा कि मैं भी पेयर्ड हो जाऊं। इसको देख के जेलस फील करता है, इस ये देख के, इसको देख कर जेलस फील कर रहा है कि भाई साहब ये पेयर्ड है, इसकी लाइफ हैप्पी है, मुझे भी हैप्पी करना है। बात समझ में आएगी नहीं आया? बात समझ में आएगी नहीं आया? तो ये प्रॉब्लम है, यही दुनिया के साथ चलता आ रहा है कि भाई साहब मैं सिंगल, तो ये पेयर्ड, मुझे भी पेयर्ड होना है, तभी तो जाके बॉन्डिंग करता है। बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखिए ये पेयर्ड अलग अलग हो गए, ये पेयर्ड अलग अलग हो गए, ये पेयर्ड था ना, अलग अलग हो गए। अब ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, अब तीनों सिंगल। आप समझे अब क्या होगा, एक बार पेयर्ड होने के बाद ना सिंगल रहने में मजा नहीं आता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को समझे, अब इस प्रॉब्लम को समझे। अब ये भी इसके मन में होगा कि अब बनाओ किसी के साथ बॉन्ड, इसके साथ तो बन गया था, ठीक है, अब किसी और के साथ बनाओ। बात समझ में आएगी नहीं आया? तो ये भी चाहेगा और इसके मन में भी चाहे। बात समझ में आएगी नहीं आया? समझ में आएगी नहीं आया कोवेलेंसी कॉन्सेप्ट? अब देखिए, अब सुने ध्यान से। अब ये जो है, ये दोनों, इन तीनों को देख के ये जेलस फील करने लगे दोनों। क्यों भाई? ये सोच रहे थे कि ये पहले किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, ठीक है। अब भाई साहब हम भी ऐसा कुछ करेंगे, कहता है कि जाओ तुम किसी और के साथ जाओ, ठीक है। ये पेड़ क्या करेंगे, अब ये भी सिंगल बन जाएंगे। ये जब सिंगल बनेंगे तो और किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहेंगे, क्योंकि एक बार पेड़ होने के बाद सिंगल रहने में मजा नहीं आता। बात समझ में आएगी नहीं आया? तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये भी पेयर्ड था, ये भी सिंगल हो गया। अब फिर से सिंगल होने के बाद पेयर्ड से सिंगल बना है, सोचने वाली बात है। फिर से क्या कॉन्सेप्ट आएगा, पेयर्ड होने के बाद सिंगल में मजा नहीं आता, तो ये भी क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। अरे समझ में आएगा नहीं आया? तो जहां भी, सुने ध्यान से, जहां भी कोई सिंगल दिखे इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है कि वो कोवेलेंसी है। बात समझ में आएगी नहीं आया? जहां पे कोई सिंगल दिखेगा वो क्या है, कोवेलेंसी। बात समझ में आएगी नहीं आया? इलेक्ट्रॉन में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अटूट ध्यान कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड
उतना बॉन्ड बनेगा। ट्रांसलेट मत कर देना, ठीक है। अब होगा, अब ये वाला नहीं करेगा जंप, नहीं करेगा। शेल अलग हो गए, हाँ। शेल क्या हो गया, अलग हो गया, अब नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता। समझे इस जगह पे मैंने क्या बोला, फ्लोर चेंज नहीं करना है, फ्लोर चेंज नहीं करना है, मतलब शेल चेंज नहीं करना है। जिस शेल में है वहीं पे मूव कर सकते हैं। अभी मतलब समझ में आया कि नहीं, मैं इस क्लास में हूँ तो बगल वाली क्लास में, इसी क्लास में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहीं पे सेंटर है अपना, इसी फ्लोर पे, बड़े फ्लोर पे सेंटर नहीं है तो नहीं पढ़ा सकते। तो इसी शेल के अंदर कहीं भी जाओ, 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन पे ये है, क्या हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे भी मूव करो, क्या दिक्कत है। मगर इसको यहां से मूव करोगे दिक्कत है। बात समझ में कि नहीं आया? तो अपने ही शेल में मैंने जंपिंग कराई है, देखो सब शेल अलग अलग है, बात अलग है, मगर अपने ही शेल में इर्द गिर्द घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। बड़े समझ में आया कि नहीं आया? अपने ही शेल में इर्द गिर्द घूम रहा है। एग्जाम्पल देखिए इसका, Cl2 एग्जाम्पल हो गया, एक ही बॉन्ड बन रहा है इसके साथ। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है ClF3, जिसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। अब कैसे बनेंगे हम बाद में समझेंगे, इतना समझेंगे 3 कोवेलेंसी, तो कंपाउंड का एग्जाम्पल ये है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें है ClF5 और इसका एग्जाम्पल है ClFF7, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, और भी ले सकते हैं यार, मतलब बॉन्ड साथ दिखना चाहिए। कंपाउंड तो कुछ और एक एक करके कुछ और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे बॉन्ड दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3 बन सकते हैं, यहाँ पे 5 बन सकते हैं, यहाँ पे 7 बन सकते हैं। अब नेक्स्ट सल्फर का करते हैं, चलिए सल्फर का करो फटाफट। सल्फर का बताओ क्या होता है। सल्फर का करो, एटॉमिक नंबर 16 होता है, एक्साइड स्टेट देखो, खुद से करो, फटाफट करो फटाफट। चलिए स्टार्ट करें, चले करें। चलिए देखो यहाँ पे, अब सल्फर की मैं बात कर रहा, सल्फर का एग्जांपल देखो। इसका क्या होता है, टॉपिक नंबर 16, सब लोग मैच कर लेंगे अपना। यहाँ पे होगा 4, ठीक है। कोवेलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जांपल है SF2, ठीक है। और यहाँ देखिए अब आप एक वन एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूँ, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जंप करेगा तो यहाँ पे कितने अनपेड हो गए, 4 हो गए, तो कोवेलेंसी 4 हो गया, SF4 एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे करके देखें यहाँ पे, इस ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो कितना हो जाएगा, कोवेलेंसी 6 हो जाएगा। कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 6, एग्जाम्पल हो जाएगा SF6, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट थर्ड नहीं बनेगा इसमें, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्साइटेड स्टेट थर्ड नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं तो बनाओ कैसे? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लिक्स करें फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, फास्फोरस का 15 है। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, कोवेलेंसी कितनी होगी 3, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूँ तो ये वाला यहाँ जंप करेगा, ये वाला क्या करेगा, यहाँ जंप करेगा, तो देखो कितने कोवेलेंसी होगी 5, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें PCl3 और PCl5, ठीक है। समझ में आ गया सबको, गुड। मतलब एक बात तो क्लियर सी है, अगर हम ये ड्रॉ नहीं भी करते यहां तक, हमें पता होता है कि लास्ट शेल कौन सा है, 3s2 3p3, तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। तो अब सोच के देखें इधर, जो मैंने बताया था, क्या बताया था याद करो, ये किस ग्रुप में आता है, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में आता है, क्यों सर बोला था, निकोजन, याद है सबको, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके हुए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसका क्या फॉर्मूला होता है, NH2NP3, यही होता है ना। तो हमें पता है कि ये किस पीरियड में आता है, थर्ड में, तो 3s2 3p3 कर दिया, तो ये डायरेक्ट कर लिया। हमें 3d निकालना है, डायरेक्ट करना है, ये ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें ये शॉर्टकट करनी, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब यही हम अभी जस्ट हमने किया था सल्फर के केस में, तो NH2NP4 होता है इसका जनरल फॉर्मूला, तो इसका क्या हो गया हमारा 4S2 4P3 हो गया। अरे समझ में आएगी नहीं है तो फटाफट कर लेंगे, हमें लास्ट शेल से मतलब है, हमें जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम वेस्ट, एक मिनट बोलने तो दो पहले, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। पेपर में हमें क्या करना है, हमें पता है ये होता है ये होता है, ठीक है, ऐसा किया हो गया, अब तो याद भी रहेगा, प्रैक्टिस इतना कर लेंगे तो हमें याद हो जाता है कि फास्फोरस का कोवेलेंसी कितनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी सुने, जेई और नीट दोनों में कॉमन था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। अब सुनेंगे ध्यान से, पूछा ये गया था कि NaCl3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, NaCl3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा ये था कि NaCl3 एग्जिस्ट करता है बट NaCl5 नहीं करता, ऐसा क्यों? ठीक है वाई, NCl5 और NCl3 NCl5, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर हमें कोवेलेंसी चेक करनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम चेक करनी पड़ेगी, और चेक करने के बाद पता चलेगा कितना बॉन्ड बना सकता है। ये 5 देख के लग रहा है साफ से कि 5 बॉन्ड बनना चाहिए इसके लिए, तो चेक करिए नाइट्रोजन कितना है, चलिए चेक करो फटाफट। ठीक है, फ्लोरीन दिमाग में चल रहा है इसी का, फ्लोरीन बोला, फ्लोरीन ड्रॉ कर दिया मैंने। तो दिमाग में बस जाते हो तुम। चीज ही ऐसी हो, चीज ही ऐसी कि दिमाग में बस जाता है, बताओ। हद कर दी इसने। देखिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी सुने ध्यान से, बहुत नेट पे सर्च करेंगे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पहले बता रहा मैं ये सब चीजें। बहुत बच्चा आता है मुझे दिखाता है ऐसी ऐसी बात है सर। देखिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 3 होती है और नेट पे दिखाएगा 4, ठीक है। सुन पूरी बात कंप्लीट करने दो। तो देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है इस जगह पे कि सर 3 बोलो या 5 बोलो, सुने ध्यान से 4 बोलो, तो समझे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कोवेलेंसी, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन 3 दिख रहा है ना, ठीक है। तो बॉन्ड कितना बना सकता है 3, तो मतलब NaCl में यहाँ पे 2d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, तो लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन NCl5, ठीक है। बात समझ में कि नहीं है, इन NCl5 मत लिखो, इन n एटम, ठीक है। बात समझ में कि नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं, NaCl5 की बात कर रहे हैं। अब सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं है। अब जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि इस जगह पे NH4 का बनाओ पॉजिटिव का, इस जगह पे कोवेलेंसी चेक करो, तो इस जगह पे प्लस चार्ज जो है नाइट्रोजन पे, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पे प्लस चार्ज किस जगह पे है, नाइट्रोजन पे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर याद हो, यहाँ बना रहा मैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद हो सबको नाइट्रोजन का, तो यही होता है, ठीक है। 1s2 2s2 और 2p3, यही होगा नाइट्रोजन का। अगर प्लस बोल दिया तो प्लस का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नहीं आया समझ में, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, समझे इस जगह पे, अब यहाँ पे अनपेड कितने दिख रहे हैं, 2 अनपेड कितने दिख रहे हैं, 2, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइड स्टेट करते हैं, सेम शेल में ही जंप कर सकते हैं, हाँ वेरी गुड। तो ये यहाँ पे जंप करेगा तो कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। बस नहीं, ये कब पॉसिबल है, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए नहीं पॉसिबल है। हम चार्ज स्पीसीज की बात कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, तब NH4 यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। बात समझ में आएगी नहीं आया, अरे क्लियर है सबको। तो अगर नेट पर भी सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन क्या होता है, तो आंसर आपको 4 आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। उसमें प्रॉपर नहीं, उसमें होना चाहिए था कि फॉर केटाइनिक स्पीसीज, ये मेंशन होना चाहिए था। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है, 3, ठीक है, इस जगह पे। अरे समझ में आएगी नहीं है, क्लियर सबको, ठीक है। तो ये चीज लिख ले, क्लियर सबको ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।